प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कल की वीडियो में अपन ने भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त की और आज अपन व्याकरण और लिपि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याकरण जो है किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। व्याकरण मुख्यतः भाषा के नियमों का संकलन है और विश्लेषण करता है और इन नियमों को स्थिर करता है। तो व्याकरण भाषा के जो भी नियम हैं उनको संकलित करता है और फिर उन्हें विभिन्न टुकड़ों में विभाजित करना विश्लेषण कहलाता है। उसको विश्लेषित करके और पाठक को समझाने का कार्य करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध एवं सर्वमान्य या मानक रूप बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना आता है। तो व्याकरण एक शास्त्र है जो क्या करता है, भाषा को शुद्ध रूप से और उसके मानक रूप का बोलना, समझना और लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने से संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसकी व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। हिंदी भाषा में ध्वनि, वर्ण, पद, पद्यांश, शब्द, वाक्य आदि का ज्ञान व्याकरण से ही होता है। तो व्याकरण यानी नियमों का संकलन करता है, विश्लेषण करता है तथा व्याकरण जो है एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा की शुद्ध जानकारी देता है। इसलिए किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। तो हिंदी भाषा का भी अपने को शुद्ध और परिष्कृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी व्याकरण को जानना जरूरी है। हिंदी भाषा में ध्वनि, वर्ण, पद, पद्यांश, शब्द, वाक्य आदि का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही होता है। व्याकरण जो है उसके मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अपना जो है यहीं तक यानी वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, यही पूछा जाता है कि व्याकरण के कितने विभाग हैं। व्याकरण के बाद अब आता है लिपि। लिपि की परिभाषा है मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो मौखिक जो ध्वनि है उसको चिन्हों के माध्यम से लिख देना लिपि कहलाता है। विभिन्न जो भाषाएं हैं उनकी विभिन्न लिपियां हैं, जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत। इनकी जो लिपि है वो देवनागरी है। पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है। फारसी, उर्दू दोनों भाषाओं की लिपि फारसी है तथा अरबी भाषा की लिपि अरबी है। कश्मीरी भाषा की लिपि शारदा है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषा की लिपि जो है वो रोमन है तथा जापानी भाषा की लिपि जापानी है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी भाषा की लिपि कौन सी है। देवनागरी जो लिपि है जिसमें अपनी हिंदी भाषा लिखी हुई है, उसका जो मानक रूप है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो जो देवनागरी लिपि में मानक रूप में सबसे पहले आता है स्वर, जो विद्यार्थियों आप सब जानते हैं, ए, आ,
ई उ ऊ, री, ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर हैं और इनकी जो मात्राएं हैं वो भी निर्धारित हैं और आप उनके विषय में जानते भी हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा जो आपको दिखाई दे रही है, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की, बड़े ऊ की, और री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, औ की और ओ की और औ की मात्रा, ये इस प्रकार से इनकी मात्राएं हैं। अब देवनागरी जो लिपि है इसमें इन 11 स्वरों के अलावा एक ग्रहित स्वर भी है, ओ। और इसे कहां से ग्रहण किया है? अंग्रेजी से ग्रहण किया है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हिंदी में जो भी अंग्रेजी भाषा के शब्द काम में आते हैं उनमें ये ग्रहित स्वर उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में अनुस्वार जो है वो होता है जो ऊपर अक्षर के ऊपर बिंदी के रूप में होता है, जैसे अंश, हंस आदि। इसके बाद में अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जो है ऊपर अक्षर के चंद्र बिंदु के रूप में होता है, जैसे कुआं, चांद। तो अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर जो है वो ये है कि अनुस्वार जो है उसमें जो निकलने वाली प्राण वायु है वो सिर्फ नाक से निकलेगी, जबकि अनुनासिक वर्ण में प्राण वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसके बाद में स्वर के बाद में आता है, तो ये सारे स्वर हैं, स्वर की मात्रा है, ग्रहित स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक। इसके बाद में देखो विसर्ग। विसर्ग जो शब्द बना है दुख, मन, स्थिति, ये विसर्ग को व्यक्त कर रहा है। इसके बाद में आता है व्यंजन। व्यंजन कै से लेकर के कै, खे, गे, घे, डे, इसके बाद में से है तक जो है वो व्यंजन है। इनमें जो अक्षत्रय और गे जो है वह देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहित व्यंजन देवनागरी लिपि में 5 ग्रहित व्यंजन भी हैं। कै, ख, ग, जय, फ। इनके नीचे जो बिंदी लगी हुई है उसे नुक्ता कहते हैं और यह फारसी से ग्रहण किए गए हैं, जैसे गरीब, फन, कोम आदि। जब ये शब्द जो है जहां पे नुक्ता लगता है वो शब्द भी हिंदी में फारसी के ही होते हैं। भाषा और लिपि में अंतर। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित, यादृच्छिक मतलब स्वतंत्र, परंपरागत ध्वनि व्यवस्था है। तो लिपि भाषा को दृश्य रूप प्रदान करने वाले यादृच्छिक परंपरागत वर्ण प्रतीकों की व्यवस्था है। तो भाषा और लिपि जो है उसमें मतलब उच्चारण अवयव, जब भी भाषा को उच्चारित किया जाता है तो उच्चारण अवयव से आप समझे, जैसे मुख में दांत, ओष्ठ, जिह्वा, काकल्य, ये जो है ये उच्चारण अवयव है। तो उच्चारण अवयवों से उच्चरित या स्वतंत्र परंपरागत ध्वनि व्यवस्था है। तो लिपि जो है वो क्या है? उसका दृश्य रूप, दिखाई देने वाला रूप। भाषा दिखाई नहीं देती है, जबकि वही भाषा जब लिखित रूप में आ जाती है तो उसका वह दिखाई देने लग जाती है। लिपि के लिए भाषा अनिवार्य है, किंतु भाषा के लिए लिपि नहीं। यानी
लिपि से पहले भी भाषा थी। इसलिए बच्चों आप समझ गए होंगे कि कोई भी भाषा जो है उसके लिए लिपि की अनिवार्यता नहीं होती, लिपि को भाषा चाहिए। भाषा का विकास प्राथमिक है और लिपि का पश्चादवर्ती, यानी पहले भाषा का विकास होता है और उसके बाद में उस भाषा की लिपि का विकास होता है। तो अब आगे ये गृह कार्य है, जिसमें पहला प्रश्न है कोई बोली भाषा कब बन जाती है। दूसरा प्रश्न है लिपि की परिभाषा लिखो। तीसरा प्रश्न है हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षेप में लिखो। चौथा प्रश्न है भाषा और लिपि में अंतर स्पष्ट करो। तथा पांचवा प्रश्न है राजस्थानी उपभाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं। छठा प्रश्न है यदि भाषा का विकास न होता तो क्या होता, स्पष्ट कीजिए। तो ये 6 प्रश्न हैं जो आपको गृह कार्य के रूप में करना है। आज बस इतना ही।